स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के ज्योग्राफी के इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे स्थलाकृतियाँ, जिसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी और नदी से संबंधित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। आज हम लोग जो भूपटल के चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में संचित जल जो भूमिगत जल होता है, तो उससे संबंधित जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं जो आपको यहाँ पर जानने चाहिए। पहला तो यह है कि भूमिगत जल द्वारा रासायनिक अपेक्षा में मुख्यतः कार्बनीकरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है और इनके द्वारा जो निर्मित स्थल रूप होते हैं इनको कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृतियाँ। क्यों? क्योंकि चूने के पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा सतह के ऊपर व नीचे घुलन प्रक्रिया द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो ज़्यादातर चूने के पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्र में होता है, तो इसीलिए इनको कार्स्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित भूमिगत जल द्वारा निर्मित कार्स्ट स्थलाकृतियाँ। एड्रियाटिक सागर कहाँ है आपका? यूरोप में भूमध्य सागर से लगा हुआ। भारत में कहाँ मिलता है? तो भारत में बिहार के गुप्तधाम कंदरा में भी ये आकृतियाँ निर्मित हैं, जिनको आप देख सकते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित अधिकांश स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो चाहे कार्स्ट स्थलाकृति करिए चाहे भूमिगत स्थलाकृति कहिए। सबसे पहला आता है लैपीज। यहाँ एक आपको इमेज देखने को मिल पा रहा होगा। ये ज़मीन जो है नुकीली थोड़ी जगह जगह दिख रही होगी। तो घुलन की क्रिया द्वारा सतह के ऊपरी भाग जब अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाता है और शिखरिकाएँ पतली हो जाती हैं तो उस क्षेत्र में अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं जो एक दूसरे से विदर दरार द्वारा अलग रहते हैं। इनको कहते हैं लैपीज। तो लैपीज कैसी है? कार्स्ट स्थलाकृति, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंग्लैंड में इनको कहा जाता है क्लिंट, इम्पॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है जो लैपीज है उनको। जर्मनी में कैरन, सर्बिया में बोगाज और डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपीज कहा जाता है। तो इनके नाम अलग अलग हैं, क्लिंट, कैरन, बोगाज, लैपीज। इसके बाद है सिंक होल्स यानी कि घोलरंध्र। इनके हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में घुलन की क्रिया द्वारा जब सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है तो उन्हीं को कहते हैं सिंक होल्स। तो आकार और विशेषता के आधार पर ये कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे जैसे इनका आकार घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इनके नाम आ जाते हैं। तो वो नाम कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछे जाते हैं आपसे। तो सिंक होल्स हो गए आपके विलियन रंध्र, गहरे घोलरंध्र। थोड़ा आकार बड़ा हो जाएगा तो कहलाएंगे डोलाइन, विस्तृत आकार वाले घोलरंध्र। इन्हीं में बड़ा हो गया तो विस्तृत आकार वाले घोलरंध्र को कहेंगे डोलाइन। उसी में अगर कई डोलाइन मिल गए तो उसको कहेंगे युवाला, और अगर युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त हो गया तो उसको कहेंगे पोलिजे या पोलिए। तो यूरोप का सबसे बड़ा पोलजे लिबनो पोलजे है जो कि पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपके कार्स्ट स्थलाकृति से निर्मित है। इसके बाद आता है अंधी घाटी। तो जब विलियन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर रिश्ता है, नदियाँ इसमें विलीन हो जाती हैं तो अंदर ही अंदर प्रवाहित होते हुए समुद्र से मिल जाती हैं, तो फलतः आगे की घाटियाँ शुष्क हो जाती हैं, इसीलिए उसको कहते हैं अंधी घाटी। एक टर्म आता है कार्स्ट प्रदेश, कार्स्ट रीजन। तो क्या होता है? इसका निर्माण घुलनशील चूना प्रधान सैलों से होता है। इसमें लगभग सभी आकार के अनेक छिद्र होते हैं। कार्स्ट प्रदेश का नामकरण पूर्व युगोस्लाविया के कार्स्ट प्रदेश पूर्वी एड्रियाटिक सागर के तट पर के आधार पर हुआ था, जहाँ ऐसे स्थल स्वरूप बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में इनके उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। तो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, देहरादून, पूर्वी हिमालय, बस्तर जिला छत्तीसगढ़, रोहतास पठार बिहार के आसपास के क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं कार्स्ट स्थलाकृतियों में। इसके बाद इसी से संबंधित टर्म है गुफा या कंदरा। तो गुफा या कंदरा क्या होते हैं? तो यही जो भूमिगत चट्टानें होती हैं, चट्टानें घुल जाती हैं, जहाँ कंदराओं का निर्माण होता है, तो उनमें चूने युक्त जल के टपकने से क्या होता है? कंदरा छत के सहारे कुछ चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ के रूप में संरचनाएं आ जाती हैं। यानी कि जैसे अगर ये मान लीजिए कंदरा है तो इसमें इधर से टपकते टपकते कुछ कंदराएं ऐसी बन जाती हैं जो इधर से लटकी लटकी इसमें रहेंगी नीचे। तो जब ये हैं तो इनको क्या कहेंगे? लटकी हुई हैं तो स्टेलेक्टाइट, स्टे हैं लेक्टाइट, तो याद रहेगा। और कुछ क्या होती हैं कि नीचे ज़मीन से टपकते टपकते ऊपर आ जाती हैं ये, तो इनको कहेंगे स्टेलैग्माइट। ये दोनों याद रखेंगे, स्टेलैग्माइट, ठीक है। और जब यही मिल जाएंगे टपकते टपकते तो इनको कहेंगे कंदरा स्तंभ। तो इस तरीके से तीन टर्म आपको याद हो जाएंगे कि उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण जो होता है उसको कहेंगे स्टेलाइट,
और छत से फर्श पर टपकने वाले चूना में से जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना को कहेंगे स्टेलेग्माइट। देखिए आपको यहाँ पर इमेज में देखने को भी मिल पा रहा है। तो इसमें देखिए सिंक होल जो है उन्हीं के जरिए ये नीचे जल आया और ये पूरा कंदरा बनती है। तो कंदरा में जो ऊपर लटके हुए हैं ये है स्टेलेक्टाइट, जो नीचे से हैं ये है स्टेलेग्माइट, और जो ये पूरे मिल गए इनको कहेंगे कंदरा स्तंभ यानी कि कॉलम। तो इसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसको आपको, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं भूलेंगे। इसके बाद हैं कुछ और भी, जैसे कभी कभी स्टेलाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं, इसको कहते हैं कंदरा स्तंभ। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले जो कुटुमसर गुफा है और चित्रकूट आदि में कंदराएँ मिलती हैं। चित्रकूट में भी अगर आप जाएँ तो वहाँ भी आपको कंदराएँ देखने को मिलेंगी, ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। हम्स जो है ये क्या है, तो कार्स्ट स्थलाकृतियों के पूर्ण विकास के बाद घुलनशील चट्टानों के ऊपर छोटी बड़ी खड़े ढाल वाली चूना पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। इन्हीं को हेस्टिक पहाड़ी या कॉनिकल पहाड़ या हम्स कहा जाता है। टेरा रोसा क्या है, तो जब किसी क्षेत्र में ज़मीन के अंदर पानी का रिसाव होता है तो वह मिट्टी के कई तत्वों को नष्ट या खत्म कर देता है। इससे मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः लाल मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी की परत कहीं मोटी व कहीं पतली होती है। इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को टेरा रोसा कहते हैं। एक प्रकार का ये मृदा है टेरा रोसा। इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा व क्ले की प्रधानता होती है। तो इसके बाद आएगा हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, कई पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो ज़्यादातर ये शीत प्रधान प्रदेशों, उच्च अक्षांशों, समुद्र तट से अधिक ऊंचाई पर स्थित बर्फीली पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। इसमें कई इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सर्क, श्रृंग, हॉर्न, रीट, लटकती घाटी, युवाकार की घाटी। तो आपको ऐसे कई इसमें टर्म जो है देखने को मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यू शेप्ड वैली यानी कि यू आकार की घाटी। तो जो हिमनदियों के द्वारा लंबवत अपरदन से निर्मित घाटी जो होती है उसको कहते हैं यू आकार की घाटी। इसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, तली सपाट और चौरस होती है। लटकती घाटी जो हैंगिंग वैली क्या है, तो मुख्य हिमनद घाटी में जब कोई सहायक हिमनद आकर के मिलता है तो सहायक घाटी के तल अधिक ऊंचे होते हैं। इस प्रकार सहायक घाटी हिमनद की घाटी लटकती हुई प्रतीक होती है, इसलिए ऐसी घाटियों को लटकती घाटी कहते हैं। हिम के पिघल जाने के बाद जब लटकती घाटियों से जल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है। इसी कारण लटकती घाटियों को प्रपाती घाटियाँ भी कहते हैं। अगला है सर्क या हिमगह्वर। तो हिमनदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ सरकती हैं तो उतरती हैं तो आराम कुर्सी की तरह एक संरचना का निर्माण हो जाता है। इसे ही कहते हैं सर्क। सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। सर्क जो होते हैं प्रायः हिम से भरे रहते हैं, इसी कारण इनको हिमगह्वर, हिमागार या हिमगर्त कहते हैं। इसके बाद है रीट या तीर्थ कटक। ये हिमनद द्वारा सारे बनते हैं। तो निरंतर अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें संकीर्ण हो जाती हैं, जिस कारण सर्क का आकार कंछी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। तो इसी को कहते हैं एरीट या तीक्ष्ण कटक। एस्कर जो है हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े और मलबे हिमनद के नीचे घाटी में जमा हो जाते हैं, तो निक्षेपण के फलस्वरूप बनते हैं। तो बर्फ़ के पिघलने के बाद यह वक्राकार कटक के रूप में नज़र आते हैं, इनको कहते हैं एस्कर। जो श्रृंग या हॉर्न है, जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं, इन सर्क के शीर्ष तब तक लगातार अपरदित होते रहते हैं जब तक कि इनके तल आपस में न मिल जाएं। इस प्रक्रिया में एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण हो जाता है जिसे हॉर्न कहते हैं। जैसे आल्प्स पर्वत की चोटियाँ मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड में, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, किसका उदाहरण है, श्रृंग या हॉर्न की। अगला है नुनाटक। तो नुनाटक ऐसी ऊंची पर्वतीय चोटी है जो हिम क्षेत्र या हिमनद से ऊपर उठे रहते हैं, चारों तरफ से बर्फ से घिरे रहते हैं। जो रॉस मुटोने टर्म आता है, भेड़ पीठ सैल या रास मुटोने। तो जब किसी हिमनद के मार्ग में कोई चट्टानी पिंड आता है तो हिमनद उसके ऊपर से बहने लगता है। फलतः हिमनद चट्टान के सम्मुख वाले भाग को घर्षण से चिकना कर देते हैं एवं विपरीत भाग को तोड़फोड़ के कारण खुरदुरा कर देते हैं। इस प्रकार निर्मित संरचना को भेड़ की पीठ की जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसे भेड़ पीठ सैल कहते हैं। देखिए यहाँ रॉस मुटोने का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद एक टर्म आता है हिमोड़। तो
तो हिमानियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों अवसादों के निक्षेप को कहते हैं हिमोड़। ये उन्हीं स्थानों पर नजर आते हैं जहाँ जहाँ बर्फ़ पिघलकर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हिमोड़, टीला या ड्रमलिन जिनको कहते हैं। तो जब हिमानियों के तल पर गुलास मृत्तिका का जमाव उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीले के रूप में होता है, तो इस पर निर्मित स्थलाकृति को कहते हैं ड्रमलिन। तो ड्रमलिन किससे बनता है? ये आपकी ग्लेशियल हिमनद से बनता है। तो ये विशेष प्रकार के सीधे और गोल टीले वाली पहाड़ियाँ होती हैं जिनका आधार जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। ड्रमलिन का हिमनद समूह भाग जो होता है स्टार्स कहलाता है और पीछे वाले भाग जो होते हैं अपेक्षाकृत तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसलिए इन स्थलाकृतियों को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं। तो ये है ड्रमलिन का, नीचे आपको इमेज दिया गया है जो इसका आकार इसको दिखाता है। इसके बाद आता है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।